तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फीपिक है। फीपिक यानी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माफ़ कीजिएगा पीछे में बम फूट रहे हैं। मैं अफ़गानिस्तान में नहीं हूँ, दिवाली का मौसम इसलिए हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये फीपिक की बारे में ये पूरा वीडियो चलेगा। इसमें फीपिक के बारे में बात करेंगे, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। ठीक है, अब चलिए पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए भाई साहब कि तीसरा जो है हमारा फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट जो है वो पापुआ न्यू गिनी के कैपिटल पोर्ट मोर्सबी में हुआ था 22 मई 2023 को। ठीक है, अब इसका जो को चेयर हो रहा था वो इंडिया और पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ से आप जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मेंस के लिए भी, वो ये है कि 14 नेशन का ये ग्रुप है। 14 देश जो हैं इस ग्रुप में आते हैं। इसमें फोरम जो ये अपना फोरम है इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के लिए, उसमें 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज इसमें आते हैं। ठीक है, इसी में क्या है कि पापुआ न्यू गिनी का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया गया है। तो एक ट्रेंड ही बन गया है कि हर कोई जो है लाइन में लगा हुआ है कि मैं भी दूंगा भाई, मैं भी दूंगा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अपना। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले तो समझते हैं कि ये फीपिक क्या है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन है क्या। तो देखिए ये जो है आपका इंडिया का जो इंगेजमेंट है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ, तो हमने हमारा जो एक पॉलिसी है, आपने अगर इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस अगर इंडिया का पढ़ा होगा तो उसमें जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा पिलर है। उसमें क्या है कि हम जो हमारे ईस्टर्न कंट्रीज हैं, हमारे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं एशिया के, उस पर हमारा फोकस होता है। तो उसी का एक एक्सटेंशन है हमारा जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही एक एक्सटेंशन है कि हम वहाँ तक अपने रिश्ते को सुदृढ़ करें, हम मजबूत करें। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2014 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। हम देखेंगे इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि फीपिक का अगर डेफिनेशन आपको लिखना हो एक लाइन में तो आप ये लिखिएगा कि दिस इज अ मल्टीनेशनल ग्रुपिंग डेवलप्ड फॉर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड 14 PICs, यानी जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं जिसमें कुक आइलैंड है, फिजी है, किरीबाती है, मार्शल आइलैंड्स है, माइक्रोनेशिया है, नाउरू है, न्यू है, पलाऊ है, पापुआ न्यू गिनी है, सामोआ है, सोलोमन आइलैंड्स है, टोंगा है, तुवालू है, वानुआतू है। ठीक है, तो ये 14 कंट्रीज हैं जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको राइट साइड में मिलेंगे। ये छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हो जाते हैं। ये हमको देखेंगे कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहले तो फीपिक के बारे में अगर आपको लिखना होगा तो आप ये लिखेंगे कि ये मल्टीनेशनल ग्रुपिंग है जो इंडिया और जो 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं उसके बीच में कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन, इसको डेवलप करने के लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने इसको इनिशिएटिव को लिया है। और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 14 कंट्रीज़ के नाम आपको नहीं याद रह सकते, लेकिन आपको मोटा मोटी तौर पर याद होने चाहिए कि ये कौन कौन से कंट्रीज हैं। कम से कम 4-5 कंट्रीज का नाम तो आप याद रख ही लें तो ये बेहतर होगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा ये है कि भैया जो हमारा फोरम फॉर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 2014 के अंदर। और पहला फिपिक समिट जो हुआ हमारा फिजी का कैपिटल सुआ में 2014 के अंदर। दूसरा वाला जयपुर इंडिया में हुआ था 2015 में। उसके बाद यही हमारा, देखो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है ना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। आप बायलैटरल मीटिंग्स, आप मल्टीलैटरल मीटिंग्स आप हमेशा करते रहें तो उससे क्या होता है कि इंगेजमेंट जो है हमारा वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। हमने 2015 में मीटिंग किया, उसके बाद मीटिंग खत्म हो गया हमारा। 8 साल बाद 2023 में कर रहे हैं। चलो 2020 के अंदर कोविड आ गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल 2 साल का ब्रेक हो सकता था। लेकिन अब हम सीधे तीसरा समिट कर रहे हैं अब 2023 में। तो ये जो इनकन्सिस्टेंसी है हमारा इंगेजमेंट में, इसका फ़र्क जो है साफ पड़ता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इससे क्या है, हम क्यों फीपिक को हमने बनाया है। तो हमने निश्चित रूप से इंडिया का जो रिलेशन है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ, उसको हमने इन्हांस करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो बहुत सारे फील्ड्स हैं जैसे ट्रेड के फील्ड में या इन्वेस्टमेंट में, टूरिज़्म में, एजुकेशन में, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्लाइमेट चेंज में, हम किस तरीक़ा से एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से कोऑपरेट कर सकते हैं, इसके लिए हमने इस फोरम को बनाया है। ठीक है, यह एक फीपिक जो है क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम काफ़ी सारे रीजनल और ग्लोबल इशूज जो हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट के कंसर्न है, जो हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट्स हैं, और जो रीजनल और ग्लोबल इशूज जो हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट को कंसर्न करते हैं, हमको इम्पैक्ट करते हैं,
उसके लिए हम किस तरीक़ा से कंसल्टेशन और डायलॉग करें, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, फिपिक प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिससे इंडिया और 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ एक साथ मिलके जो कॉमन इंटरेस्ट्स हमारे हैं उनको कैसे उनसे निपटा जाए, ग्लोबल इशूज जो हमको कंसर्न में ला रहे हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको कैसे हम डील कर सके, इसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ का, हमने इतना क्यों जोर दिया हुआ है 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में, छोटे छोटे तो कंट्री हैं, हम क्यों इतना पागल हो पड़े हैं। सबसे पहला तो आप देखिए कि इसका स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस इन द सेंस कि स्ट्रेटजिक की जब बात होती है तो इकोनॉमिक और मिलिट्री खास करके जो एंगल है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका पहली बात तो ये स्ट्रेटजिक लोकेशन, अगर आप देखेंगे इसका, हम आगे स्लाइड में देखेंगे, ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट इधर पड़ता है, ये आपका यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। इधर आपका पड़ जाता है एशिया, ठीक है, एशिया पड़ जाता है। तो एशिया और जो हमारा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसके बीचों बीच ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है, लगभग बीचों बीच कंट्रीज़ हैं। तो इनका स्ट्रेटजिक लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंस है और इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमारा रशिया है, चाइना है या यूनाइटेड स्टेट्स है, इन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा इसको वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इनका ट्रेड पोटेंशियल, मिलिट्री प्रेजेंस और अलायंसेस क्रिएट कर करके इन कंट्रीज़ ने इन पर अपना काफ़ी प्रभाव डाले हुए हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजिकली हम भी इन कंट्रीज़, इसका जो लोकेशन है इसके लिए हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम इन कंट्रीज़ के साथ एक बेहतरीन कोऑपरेशन करें, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप इकोनॉमिक पोटेंशियल देखेंगे तो ये ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, चाहे वो फिशेज़ हों, चाहे वो मिनरल्स हों, चाहे वो टिम्बर हो, चाहे वो टूरिज़्म असेट्स हों, यहाँ पर इनकी कोई कमी है नहीं। दूसरी बात कि अगर आप इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स देखेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब है कि आप 21 नॉटिकल माइल्स की 21 या 22 जो भी आप देख लेंगे, 21 नॉटिकल माइल्स जो है आपका बेस लाइन से, उसको जो आपका बेस लाइन है, जैसे इंडिया है तो इंडिया का जो ये बेस लाइन है ठीक है, इसके बाद तो समुद्र है, तो यहाँ से 21 नॉटिकल माइल या 22 नॉटिकल माइल्स आप जाते हैं तो वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से अगर 14 कंट्रीज़ के मिलाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। और ऊपर से आप देखेंगे कि दुनिया का 10 सबसे बिजिएस्ट सी पोर्ट्स में 9 जो है इसी यहीं पर 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ट्रांजिट पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। पैसिफिक रीजन में यहाँ से नॉर्थ अमेरिका से लेके जो आपका एशिया के बीच में और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो भी ट्रेड होता है, इसके बीच में ये ट्रांजिट पॉइंट्स हैं और दुनिया के 9-10 में से 9 बिजिएस्ट एयर जो आपका सी पोर्ट्स हैं वो यहीं पर लोकेटेड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कितना ज़्यादा है। तीसरी बात, कल्चरल और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपको पता होगा कि ये जो पैसिफिक आइलैंड नेशंस है यहाँ पर इंडिजीनियस कल्चर्स का बोलबाला है, ठीक है। लैंग्वेजेज काफ़ी ज़्यादा बोले जाते हैं, ट्रेडिशंस काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटी है वहाँ पर हम डाइवर्सिफिकेशन को जो सिक्योर करने की बात करते हैं, लैंग्वेजेज को सिक्योर करने की बात करते हैं, ट्रेडिशंस को सिक्योर करने की बात करते हैं, तो ज़रूर हम पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ अच्छा रिश्ता बनाएंगे। तो चूँकि हम भी एक लिंग्विस्टिकली और कल्चरली डाइवर्स कंट्री हैं, तो हम कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और जो दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन के नाम पर कुछ सेलेक्टेड लैंग्वेजेज और कल्चर का बोलबाला होता जा रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं एक्सपेंड करने से रोक सकते हैं और लोकल लैंग्वेजेज को, लोकल कल्चर को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की अगर बात करते हैं तो आप सोचिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भाषा है, सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज है वो एशिया में, इंडिया में नहीं, चाइना में नहीं, इतने इतने बड़े कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका में नहीं, बल्कि पापुआ न्यू गिनी एक छोटा सा कंट्री, यहाँ पर बोला जाता है। लगभग 850 लैंग्वेज इस छोटे से आइलैंड कंट्रीज़ में बोला जाता है। आप सोच लें, आप लिंग्विस्टिकली सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो कहीं ना कहीं हम इनका जो यूनिक कल्चरल हेरिटेज है उसको कंजर्व करने के लिए और ग्लोबल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हम कहीं ना कहीं योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हमारा भी कल्चरल डाइवर्सिटी आप जानते हैं दुनिया भर में फेमस है। दूसरी बात की पोटेंशियल वोट बैंक है ये 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। आपको पता है यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज है। कंट्री चाहे जितना भी बड़ा हो, जितना मर्जी बड़ा हो, एरिया में, पॉपुलेशन में, इकोनॉमिकली, मिलिट्रली कितना भी बड़ा हो, यूएन में उनके एक ही वोट मिले, एक ही वोट होंगे, ठीक है। वो कंट्री चाहे जितना भी बड़ा हो। तो अगर आप इन कंट्रीज़ का अगर पोटेंशियल वोट बैंक ऐसे देखते हैं तो ये बहुत 14 वोट आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो आप दुनिया का जो भी इंटरनेशनल ओपिनियन है उसको आप मोबिलाइज कर सकते हैं अपने पक्ष में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अभी तक अब हम देखेंगे कि ये सिग्निफिकेंस क्या था पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ का, तो हमने बात कर लिया स्ट्रेटजिक इसका सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। उसके बाद कल्चरल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो अपना है उसी तरीक़े से इनका भी है। और एक पॉइंट ये भी था कि दुनिया का 10 सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में 9 जो है इसी आइलैंड कंट्रीज़ के पास है। चौथा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो इनका एक वोट बैंक है, ये 14 कंट्रीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको हम उसको हम अपना इंटरनेशनल ओपिनियन को इस तरीक़ा से मोबिलाइज कर सकते हैं अगर इन कंट्रीज़ के वोट हमारे पास सिक्योर हैं तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडिया का रिलेशन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के साथ कैसा रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये हम समझेंगे कि इंडिया और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारा हिस्टोरिकल और कल्चरल टाई रहा है, ऐतिहासिक टाई रहा है और कल्चरल टाई भी हमारा रहा है। हम पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा हमारा इंगेजमेंट रहा है। ठीक है, चाहे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स में हो जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट, यूनाइटेड नेशंस या फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशंस। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जहाँ तक बात है तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा भी है। आपको पता होगा फिजी है, पापुआ न्यू गिनी है, वुआनुतुआउ है, तो ये सब कंट्रीज़ हैं जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा है। आपका यूनाइटेड नेशंस का भी ये मेंबर्स हैं। तो कहीं ना कहीं हम मल्टीलेटरल फोरम पर इनसे हमारी इंगेजमेंट होती रहती है और हमारा हिस्टोरिकल टाइज भी है इन कंट्रीज़ के साथ। फिजी में हमारे काफ़ी सारे जो इंडेंचर्ड लेबरर उस समय गए थे कॉलोनियल इंडिया में। तो अभी हमारा जो एक वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा भी फिजी में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया इंगेजमेंट विथ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज इज ड्रिवन बाय विजन ऑफ ए फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। अब ये जो बात है ना, इसका आप गांठ बांध लो, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव। देखिए, जब भी इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो तो फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की आप जरूर 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 बात करेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि ये ऐसे पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं जहाँ पर क्लाइमेट चेंज का खासा असर देखा जा रहा है ना। ये ऐसे आइलैंड्स हैं जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और छोटे छोटे आइलैंड्स होने के कारण जो हमारा सी लेवल राइज हो रहा है तो इनकी इनकी जो टेरिटरी है ये सिकुड़ रही है भाई, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल बढ़ रहा है। तो जो सी वाटर है इन एरियाज़ में इनंडेट हो रहा है भाई साहब, तो इनका एरिया घट रहा है। आप देखेंगे कि जो इंडोनेशिया उसने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया। हालांकि इंडोनेशिया इज नॉट पार्ट ऑफ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, बट इंडोनेशिया ने क्या किया, अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया नूसंतरा, ठीक है, जकार्ता से। क्यों किया? क्योंकि उसका जो कहीं ना कहीं सी लेवल राइज होने के कारण जो जकार्ता है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है उसका एरिया। ठीक है, तो हम किस तरीक़ा से क्लाइमेट रेजिलियंस इनके अंदर पैदा करें, है ना। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या इनका जो इनको रिन्यूएबल एनर्जी में हम हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो चाइनीज़ इंक्रीजिंग एग्रेशन है इस पूरे रीजन में, असर चाहे इकोनॉमिक हो चाहे मिलिट्री हो, क्योंकि चाइना सॉफ्ट पावर में बिलीव करता नहीं, वो हार्ड पावर में बिलीव करता है। तो हम इंडो पैसिफिक रीजन को अगर ओपन बनाएं, फ्री बनाएं और इंक्लूसिव बनाएं और किसी एक कंट्री का डोमिनेंस को ख़त्म करने में हम इनकी मदद करें तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंडिया और जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं उनके बीच में एक रिश्ता अच्छा हो सकता है। ठीक है, आपको पता है कि चाइना ने जो सोलोमन आइलैंड्स है वहाँ पर मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। तो आप देखिए ये सब हार्ड पावर है। इंडिया का जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चलता है वो सॉफ्ट पावर पर चलता है। ठीक है, उसके अलावा असिस्टेंस की बात करें कि इंडिया ने कब कब इनकी हेल्प की है, तो हम जिक्र कर सकते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हमने जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया था उसमें लगभग 1.2 मिलियन कोविडशील्ड वैक्सीन हमने फिजी को डिलीवर किया था। उसके अलावा हम काफ़ी सारे मेडिसिन्स, वैक्सीन्स, फूड जो है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ को हमारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एफर्ट के तहत हमने इसको प्रोवाइड किया था। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे पापुआ न्यू गिनी को हमने लगभग $2 मिलियन का मेडिसिनल और मेडिकल इक्विपमेंट्स भी हमने डिलीवर किया है। उसके अलावा हम आप दो चीज़ का तो ज़रूर से ज़रूर जिक्र करेंगे, एक तो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव और दूसरा मिशन सागर इनिशिएटिव। मिशन सागर इनिशिएटिव के अंदर हमने पापुआ न्यू गिनी को $2 मिलियन का जो मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट पहुँचाया हमने। उसके अलावा जो नाउरू है, नाउरू को हमने 100 मेट्रिक टन का राइस जो है नाउरू को हमने प्रोवाइड किया है असिस्टेंस। ठीक है, उसके अलावा फिजी को हमने
पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए $75 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट हमने सामोआ को दिया सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो इस तरीक़ा का हम एक असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो 2021-22 आंकड़ों के मुताबिक हमने जो ट्रेड किया है इंडिया और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के बीच का, अगर ट्रेड का आंकड़ा आप देखेंगे तो वैल्यू के टर्म्स में ये $570 मिलियन है। ठीक है, इसको इसमें काफ़ी पोटेंशियल और इसको काफ़ी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी का ये डेटा है। ठीक है, और ज़्यादातर जो हमारा ट्रेड होता है वो प्लास्टिक्स में होता है, फार्मास्यूटिकल्स में होता है, शुगर, मिनरल, फ्यूल और ओर्स में होता है। आपको पता है कि ये जो कंट्रीज़ हैं उनमें से पापुआ न्यू गिनी के साथ हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें कि क्या इंडिया और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के बीच में किस तरीक़ा का आप रिलेशंस में फ्यूचर क्या दिख रहा है आपको, तो काफ़ी सारे ऐसे फील्ड्स हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हम कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के, चाहे वो ब्लू इकोनॉमी हो, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी हो। मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन और इंक्लूसिव बनाने की बात है। डिजिटल कनेक्टिविटी की बात है, हेल्थ केयर में हम जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं वहाँ पर, एजुकेशन सेक्टर की बात हो, स्किल डेवलपमेंट, हमारा सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, हमारा सॉफ्ट पावर है, ट्रेनिंग देना है ना, चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हों, चाहे वो आपका टीचर्स हों, इनको हम ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो डिप्लोमेट्स हो। इंडिया कैन लिवरेज इट्स स्ट्रेंथ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम एक लीडर के तौर पर जो इंडिया उभर रहा है उसको, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो हमारा कैपेबिलिटी बढ़ी है, स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो ने जो इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये जो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, उसमें हम इन कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में इन कंट्रीज़ को हेल्प कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन में, क्योंकि ये ऐसे कंट्रीज हैं जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले कंट्रीज हैं। ठीक है, तो हम इनको हेल्प कर सकते हैं बहुत तरीक़ा से। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो इंडिया और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के बीच में आगे चल के काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर कन्वर्जेंस दिख रहा है, और इसलिए उम्मीद किया जा रहा है कि इंडिया और जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं इनके बीच में कोऑपरेशन आगे चल के और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके अलावा इसका अगर आप लोकेशन देखें, लोकेशन की मैं बात कर रहा था, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका पापुआ न्यू गिनी है, पलाऊ है, ये माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स, नाउरू, ये छोटा सा एरिया जो है, किरिबाती, सामोआ, ये वाला एरिया, कुक आइलैंड्स, आपका न्यू फिजी आइलैंड, वानुआतू, है ना, टोंगा, ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये आपका 14 PIC कंट्रीज़ हैं। अब देखिए जो तीसरा फिपिक समिट हुआ 2023 के अंदर मई में, इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या हुआ। तो इंडिया, आपको पता है ग्लोबल साउथ की चर्चा काफ़ी दिनों से ये हो ही रहा है, जब से इंडिया का जो G20 का प्रेसिडेंसी मिला है और जो G20 समिट भी हुआ उसमें भी इंडिया ग्लोबल साउथ की बात करता है। ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज हैं, है ना, उनकी बात करता है, उनकी आवाज़ को बुलंद करता है। क्योंकि ज़्यादातर जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वहाँ पर हो क्या रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है भाई साहब कि जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो अपने ही धुन में लगे हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि जो गरीब देश हैं, जो छोटे कंट्रीज हैं, उनके कंसर्न्स से उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो इंडिया एक एज ए लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर के रूप में, चाइना देखिए अपनी मस्ती में धुन है, उसको एक्सपेंशनिज्म में बिलीफ है, वो अलग ही दुनिया में चला रहा है। तो ऐसे में एक ऐसा कंट्री चाहिए जो ऐसे छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं, जो गरीब कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनको किस तरीक़ा से हेल्प किया जाए। ठीक है, तो ऐसे में इंडिया जो है ग्लोबल साउथ का एज ए लीडर जो है डेवलप हो रहा है। तो फिपिक कंट्री जो हमारे पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं, उसको किस तरीक़ा से उनका जो कंसर्न है उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स को कैसे रेज किया जाए, इसके लिए इंडिया जो है उनके वॉइस को कैसे एम्पलीफाई किया जाए, इसके लिए इंडिया जो है इन कंट्रीज़ के साथ हमेशा खड़ा रहने की बात की है थर्ड फिपिक समिट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमने जैसे इन कंट्रीज़ को स्मॉल आइलैंड स्टेट्स बोला जाता है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, लेकिन मोदी साहब ने क्या कहा? मोदी ने कहा कि नहीं भाई, ये स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हम क्यों बोलते हैं इसको, ये लार्ज ओशियन कंट्रीज है, हम स्मॉल आइलैंड कंट्री स्टेट्स क्यों बोल रहे हैं? ये लार्ज आइलैंड स्टेट्स हैं, आपके लार्ज ओशियन स्टेट्स हैं, क्योंकि इनका एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इतना बड़ा बड़ा है ना। चलिए, उसके अलावा आप देखेंगे कि इसी जो हमारा ग्लोबल साउथ का लीडर बनने और इन जो कंट्रीज हैं इनके वॉइस को, इनके कंसर्न्स को मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पर रेज हमने किया है। जैसे क्वाड समिट में हमने इनके कंसर्न्स को रेज किया। G7 समिट जो हो रहा था उसमें, जो क्वाड समिट हुआ उसके साइड लाइन पर, उसमें हमने इसके बात को रेज किया। उसके अलावा
जो है इसी ग्लोबल साउथ के कंसर्न को रेज करते हुए हमने ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क हमने स्टार्ट कर दिया है पलाऊ में। ठीक है, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या है? ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क की अगर ज़्यादा बात करेंगे तो बात और ज़्यादा विस्तार में चली जाएगी, लेकिन आप ये समझिए कि जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क्स हैं, जो हमारे इंटरनेट हैं, जो मोबाइल फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट होता है और फिर इंटरनेट अलग दूसरे यूजर से कनेक्ट होता है, तो ये पूरा एक नेटवर्क तैयार करता है। तो इसमें जो हार्डवेयर इक्विपमेंट्स होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं वो इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं होती है। तो किस तरीक़ा से इसको इंटर ऑपरेबल बनाया जाए, जो नेटवर्क का जो हार्डवेयर है, इक्विपमेंट्स हैं, इसके लिए हमने इंडो पैसिफिक जो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो है पलाव के अंदर स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके अलावा G20 समिट्स में भी जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के कंसर्न्स है उसको रेज करने की बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद 12 पॉइंट फार्मूला दिया गया है कि किस तरीक़ा से हम एक डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आएँ, जैसे हेल्थ केयर के सेक्टर में, साइबर स्पेस के सेक्टर में, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, वाटर और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के क्षेत्र में किस तरीक़ा से पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को हम हेल्प कर सकते हैं। तो इसी जो 12 पॉइंट फार्मूला है, इसके हिसाब से आप देखें तो फिजी में हमने बात कही है कि सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल हम बनाने की हमने एक वहाँ पर बात करी है, जिसमें डायलिसिस यूनिट्स होंगे, सी एम्बुलेंसेज होंगे, जो 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को सर्व करेंगे। उसके अलावा हम जन औषधि केंद्र, जन औषधि सेंटर्स जो हैं, हम अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए खोलने जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइज है, तो ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज किस तरीक़ा से इन कंट्रीज़ में डेवलप हों, इसके लिए हम इन कंट्रीज़ का ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और ये 12 पॉइंट फार्मूला में इसकी बात भी कही गई है। तो इस तरीक़ा से इंडिया ने जो थर्ड समिट हुआ है उसमें काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स लिए हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो प्लेस टू प्रोवाइड डिसैलिनेशन यूनिट्स, डिसैलिनेशन प्लांट्स, क्योंकि ये ऐसा कंट्री है जो चारों तरफ सलाइन वाटर से घिरे हुए हैं, सॉल्टी वाटर से घिरे हुए हैं। तो हम किस तरीक़ा से उनको डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी दे के उनको किस तरीक़ा से फ्रेश वाटर वहाँ मुहैया कराया जाए अफोर्डेबल प्राइस में, इसके लिए हम वहाँ पर काम करेंगे। उसके अलावा एक जो ये आपका मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ज़रूर इसको कल्चरल लिंक में आप इसको ज़रूर लिख सकते हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और वो पापुआ न्यू गिनी के जो उन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तमिल क्लासिक जो थिरुकुरल है उसका टोक पेसिन लैंग्वेज में, टोक पिसिन जो है ना, वो पापुआ न्यू गिनी का ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए, पापुआ न्यू गिनी कल्चरली लिंग्विस्टिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंट्री है, लगभग 850 लैंग्वेजेज यहाँ बोले जाते हैं छोटे से देश में। और टोक पिसिन जो है वो पापुआ न्यू गिनी का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो थिरुकुरल जो बुक है, जो तमिल बुक है, उसको टोकपिसिन लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटेड वर्जन है उसको रिलीज किया गया दोनों प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, ताकि जो इंडियन थाउट्स हैं और जो कल्चर हैं उसको किस तरीक़ा से पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके और नज़दीक लाया जाए। तो कल्चरल लिंक हम और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तिरुवल्लुवर के बाद जो तिरुकुरल बुक है, इसके बारे में मैं बता दूं कि ये तिरुवल्लुवर जो अपने पोएट थे, उन्होंने इसको लिखा था और तमिल लिटरेचर का इसको मास्टरपीस माना जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटेड बुक्स में से एक है ये, और काफ़ी ज़्यादा इसका ट्रांसलेशन हुआ है दुनिया के लगभग हर लैंग्वेज में। तो ये था जो हमारा इंडो पैसिफिक आइलैंड, जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं और जो फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ है उसके बारे में ये पूरा चर्चा था। तो आप इसका ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाएंगे, एक एक चीज़ का, एक एक की पॉइंट्स का। और ये जो आपका जो दिख रहा है ये जो कंटेंट, ये पूरी तरीक़े से दृष्टि आईएएस का आप पेज पर जाएंगे, दृष्टि आईएएस का जो पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये पूरा हूबहू सेम कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं हमने एडिशनल नॉलेज दी है तो उसको आप ज़रूर लिख लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देंगे, निश्चित रूप से लाइक करेंगे। और अगर आपका कोई भी मेंस एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे बीपीएससी यूपीएससी, तो उसमें ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस पर काम करो, इसको पूरी तरीक़े से रिवाइज करो। थैंक यू वेरी मच।